कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट आपको फाइल करनी है इंडिया में, तो पहले ऑफलाइन फाइल होती थी, फिजिकल फाइलिंग। लेकिन अब ये रूल बन चुका है कि सारी फाइलिंग ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन फाइलिंग का जो वेबसाइट थी वो भी चेंज हो गई है। पहले ई दाखिल पे होती थी, अब ई जागृति पे होगी। तो पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन फाइलिंग को समझ लें, वरना बहुत दिक्कत आएगी। और अगर कोई कंज्यूमर है या कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर इन पर्सन में जाना चाहता है, तो उसकी फाइलिंग कैसे होगी वो भी मैं आज ही बताऊँगा। इसमें कंज्यूमर कंप्लेंट से लेके उसका रिप्लाई, फिर रिजॉइंडर, कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का रिप्लाई, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स, वकालतनामा, सब कुछ इसी में फाइल होगा। तो कैसे फाइल होगा, और ये बहुत ईज़ी भी है, मैं सब आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम वेबसाइट खोलेंगे ई जागृति। ये आप देख पा रहे हैं कैसे खोला, बहुत सिंपल है, गूगल पे ई जागृति टाइप किया, देन फर्स्ट वेबसाइट इज़ ejagriti.gov.in। ठीक है, ये ई दाखिल था पहले, अब ये बंद हो चुका है। अब इसमें आप लॉगिन या साइन अप, अगर आपका पहले से, मैं मान के चल रहा हूँ अकाउंट नहीं है, अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, वरना यहाँ से रजिस्टर करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन एक डेमो अकाउंट, कोई भी मोबाइल नंबर डाला और ईमेल आईडी, मैंने एक इन्हीं कामों के लिए एक ईमेल आईडी बनाई हुई है। देन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये रोल में आप एडवोकेट, मैं एडवोकेट हूँ तो मैं एडवोकेट सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर इन पर्सन जाना चाहता है वो कंज्यूमर सेलेक्ट करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आप रजिस्टर करेंगे तो एडवोकेट वाले में डिफरेंस बस इतना है कि आपको अपना बार काउंसिल की आईडी डालनी पड़ेगी। एंटर द कैप्चा, फिर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी है 372255। यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ है। देन यहाँ पे आपको पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन एड्रेस, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये मुझे दिखाना है एक्चुअली। ये सब आप, ये बहुत ईजी है। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, अब अगर आपका टेम्पररी एड्रेस है तो यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, परमानेंट है तो परमानेंट आएगा। ठीक है, ये आपको पूरा एड्रेस फिलअप करना है। ब्लॉक में आपका सेक्टर एंड लोकेलिटी पूरा आप फिल करेंगे। मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ई फाइलिंग में बहुत चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जो मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं वो मैं करना चाहता हूँ हाईलाइट। देन ये जो मैं दिखाना चाहता था, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो बार आईडी भी मांग रहा है। आप कंज्यूमर के करेंगे ना, तो ये सेकंड कॉलम जो है, ये जो सेकंड कॉलम है ये नहीं शो होगा। ये बार आईडी, बार काउंसिल एनरोलमेंट नंबर, अपलोड बार का नहीं होगा। सिंपल अपलोड आईडी प्रूफ और आईडी ये नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आधार कार्ड कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, फिर उसका जो नंबर आएगा वो, और बार आईडी तो ठीक है, जैसे दिल्ली का है तो, और दिल्ली का यहाँ पे नंबर, यहाँ पे बार काउंसिल का प्रूफ, और यहाँ पे वही आईडी पीडीएफ फॉर्मेट में आप करेंगे। देन सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट बन गया। ठीक है, अब मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। अब क्योंकि जैसे आपका अकाउंट जब बन जाएगा, फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, पासवर्ड आपने बनाया ही है, पासवर्ड के साथ कर सकते हैं, ओटीपी के साथ कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड के साथ कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए केस नया फाइल करते हैं, यहाँ से अगर रिप्लाई देना है, रिप्लाई फाइल करेंगे, रिजॉइंडर भी यहीं से है, कोई एप्लीकेशन लगानी है, एडिशनल वकालतनामा देना है, कुछ भी आपको फाइलिंग करनी है, सब्सिक्वेंट फाइलिंग से है। ये नो योर केस नंबर में क्या होता है, जैसे आपका कोई, जैसे जितने पुराने जो केस नंबर चल रहे थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सीसी स्लैश समथिंग स्लैश ईयर, अब उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो डीसी स्लैश फिर एक नंबर होगा, फिर आपका वो केस नंबर, तो वहाँ से आप केस नंबर आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुराना केस नंबर, यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, कौन सा कमीशन है, केस नंबर डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीडीआरसी या नेशनल कमीशन, अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली है, यहाँ पे मैं पूरे में डिस्ट्रिक्ट कमीशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली केसेस वहीं पे फाइल हो रहे हैं ओरिजिनल के। अपील के बाद में देखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका केस नंबर है, केस नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू किया तो नया केस नंबर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। नाउ न्यू फाइल, हम जो मेन चीज़ देख रहे हैं, न्यू फाइल में जाएंगे हम। केस टाइप, यहाँ पे आप कंज्यूमर कंप्लेंट तो फाइल कर ही सकते हैं, साथ में अपील भी फाइल होगी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसकी फाइल होगी स्टेट कमीशन में, स्टेट कमीशन में आपने फाइल किया है ओरिजिनल में, तो फिर उसकी जाएगी नेशनल कमीशन में। सेकंड अपील भी फाइल हो सकती है, मिसलेनियस एप्लीकेशन भी फाइल हो सकती है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी फाइल हो सकती है, लेकिन अभी हम कंज्यूमर कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, जो जिसके बारे में आगे बात करूँगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ये 2 कॉलम्स, पेड एज़ कंसिडरेशन एंड क्लेम कंसिडरेशन,
देखिए 2 चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मेडिकल नेग्लिजेंस के केस का। आप हॉस्पिटल में गए, आपने सर्जरी करवाई, आपका कुछ पैसा खर्चा हुआ, पैसा खर्चा होने के बाद आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी आप शो कर पा रहे हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस है, उसमें डेफिशिएंसी इन सर्विस है। लेकिन जितना आपका खर्चा हुआ, आप उतना तो माँग ही रहे हैं, साथ में आपका लॉस ऑफ सैलरी है, मेंटल पेन एगोनी है, कुछ और तरह का लॉस है वो भी। सब मिला के एक बड़ी अमाउंट आपके सामने आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2 लाख का खर्चा था, आपने माँग लिया 2 करोड़ रुपए। तो पेड एज़ कंसिडरेशन में आ जाएगा 2 लाख और इसमें आ जाएगा 2 करोड़, ठीक है? डिफरेंस यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, अपने को ज्यूरिसडिक्शन देखनी है। अगर पहले ये रूल था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कि 20 लाख तक का केस अगर है तो उसको देखेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फिर आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। यहाँ पे आप ध्यान से एक बार देखना, दिस इज दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है 19 वो रूल है, सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें प्रोविजन है 34, 34th सेक्शन है जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यहाँ पे आ गया है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना डज़ नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ तक के जो केसेज़ हैं, जो वो आप इसमें फ़ाइल कर सकते हैं, यानी जो पेड एज़ कंसिडरेशन में 1 करोड़ तक। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, प्रोवाइडेड प्रोविज़ो है यहाँ पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोई और रूल भी बना सकती है और कोई और वैल्यू भी बता सकती है कभी भी। तो उसने ऐसा वैल्यू बता दिया और ये 1 करोड़ से घटा के 50 लाख पे ले आया है, ये एक कन्फ्यूज़न बनती है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन रूल्स 2021, ठीक है? अब यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इसने डाल दिया 50 लाख, 50 लाख रुपीस। स्टेट कमीशन में डाल दिया 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में और इसमें नेशनल कमीशन में डाल दिया 2 करोड़ से ज़्यादा। तो अगर आपका यहाँ पे 2 लाख है एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आपका गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। इससे अगर आपका 50 लाख से ऊपर चला गया, तो वो जाएगा स्टेट कमीशन में। क्लेम कंसिडरेशन से मतलब अब नहीं है, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल लिया 2 लाख और 2 करोड़, ठीक है? डेट ऑफ कॉज़ ऑफ एक्शन डालेंगे, अब यहाँ पे अब 2 साल की लिमिटेशन है, तो अगर आपका 2020 का केस है, आज हो गया 23 अप्रैल 2025, तो आपका 5 साल हो गया, आपको यहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे अभी बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेल विदिन लिमिटेशन है, स्टेट ऑफ कॉज़ ऑफ एक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सब कैटेगरी। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में आपको कोई आपकी डेफिशिएंसी इन सर्विस है तो आप इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? आपने कोई घर खरीदा उसमें आप हाउसिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई आपने खाना ऑनलाइन डिलीवरी करवाई है उसके लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। मेरा यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस का मैंने एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो मैं अगर मेडिकल सर्च करता हूँ, मैंने ये देखा सब कैटेगरी में तो है ही नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंस, अब क्या करें? तो उसमें क्या है इन्होंने हेल्थ सर्विसेज़ में आप कैटेगरी लेंगे, फिर यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस आपको मिलेगा, देन यू डू द नेक्स्ट। केस डिटेल आपका डन हो गया, अभी हम कंज़्यूम कंप्लेनेंट, एडिशनल अपोज़िट पार्टी, देन डॉक्यूमेंट अपलोड, देन फाइनल सबमिट, इतने सारे स्टेप्स अभी रह गए हैं। मैं यहाँ पे एज़ एन एडवोकेट फाइल कर रहा हूँ, ठीक है? वकालतनामा यानी फाइल होगा। नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, जो भी आपका क्लाइंट है, अगर आप कंप्लेंट की तरफ से है तो मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपका अपोज़िट पार्टी है तो वो इसमें फाइल नहीं होगा। वो एज़ अ डब्ल्यूएस जाएगा, वो रिप्लाई जाएगा रिप्लाई में, उसकी बात की बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी मैं एक फ़िक्टिशियस नेम ले रहा हूँ और फ़िक्टिशियस मोबाइल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? अगर ये सीनियर सिटीज़न है, विडो है, डिफरेंटली एबल्ड है या फिर कोई इसको एलिमेंट है तो आप इसको मार्क करेंगे। एड्रेस टाइप में अगर उसका परमानेंट एड्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो प्रेज़ेंट यानी कि टेम्परेरी एड्रेस है वो आप देंगे। बिज़नेस है तो बिज़नेस एड्रेस देंगे, ठीक है? पिन कोड मैं कोई भी डाल देता हूँ, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट, अ, देन जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप इसमें डालेंगे जो भी है, ठीक है? देन यहाँ पे अपोज़िट पार्टी डिटेल्स। क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा इफ देयर आर मल्टीपल कंप्लेनेंट्स, मल्टीपल अपोज़िट पार्टी, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देन ये सब कुछ आप भरेंगे, ठीक है? रिलेटिव नेम, रिलेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप भरिए, अगर आपके पास है बहुत अच्छा होगा, ऑनलाइन सर्विस हो जाएगी उससे। एड्रेस टाइप, ये सब कुछ आप भरेंगे, ठीक है? मैं मेन चीज़ पे आपको लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर आपका कोई एडिशनल कंप्लेनेंट है,
तो वहाँ से आप डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं इसको अपोज़िट पार्टी में करके दिखाता हूँ। अगर कोई एडिशनल अपोज़िट पार्टी है या परफ़ॉर्मा पार्टी है। परफ़ॉर्मा पार्टी क्या होती है उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। कोई एडिशन अगर आपकी पार्टी है अपोज़िट, तो उसका भी आप नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एड्रेस टाइप अ कोई बिज़नेस है, बिज़नेस एड्रेस आप डालेंगे। देन इसको करके कोई परफ़ॉर्मा पार्टी है, वो भी आप यहाँ से डालेंगे और भी कोई एडिशनल है, साथ में आप डालते चले जाएँगे। अगर 5 हैं आपके अपोज़िट पार्टी तो 5 जाएँगे। अपोज़िट पार्टी से दिखाया कि मोस्टली केसेज़ में अपोज़िट पार्टी मोर देन 1 होती है। अब ये देखिए, यहाँ पे ऊपर आ रहा है ड्राफ्ट सेव्ड विद एप्लीकेशन। कई बार बताऊँ यहाँ पे साथ में आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। पेज सेम खुलेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, समथिंग वेंट रॉन्ग अगर हो तो आप वेबसाइट अभी आप बंद कर दो और बाद में 1 या 2 घंटे के बाद आप फिर से फाइलिंग करो। ऐसा इसका कारण ये है कि जब मैं ये कर रहा था तो मैंने इसको इग्नोर किया और इंडेक्स फाइल कर दिया, सब कुछ फाइल कर दिया। ऐड एनेक्स्चर में मेरे पास 22 एनेक्स्चर्स थे। मैं आई थिंक 15th एनेक्स्चर पे था, बहुत मेहनत लग चुकी थी इसमें। तब आ गया तब वो वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। तो जब भी ये हो तब उस समय आप ट्राई मत करो, ठीक है? अब यहाँ पे इंडेक्स, अब यहाँ पे आप एक काम करो, सब कुछ पहले आप रेडी रखो। इंडेक्स है, तो आपने यहाँ पे इंडेक्स अ, अपलोड कर दिया। यहाँ पे ये इंडेक्स अपलोड हो गया, ठीक है? परफॉर्मा है, तो परफॉर्मा अपलोड हो गया। मैं यहाँ पे अभी आपको ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। मैं अभी सिर्फ आपको फाइलिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ड्राफ्टिंग आप कर चुके हैं। देन सिनॉप्सिस विद लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। जैसे ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल अपलोड नहीं होगी, उसी को आप पीडीएफ में करना। देन मेमो ऑफ पार्टीज, देन कंज्यूमर कंप्लेन विद नोटराइज्ड एफिडेविट, देन लास्ट वकालतनामा। सी अब यहाँ पे अगर आप कंप्लेनेंट इन पर्सन है, जैसे मैं तो वकील हूँ, तो मैं तो डालूँगा वकालतनामा। लेकिन अगर आप कंज्यूमर इन पर्सन हैं, तो आप वकालतनामा का डॉक्यूमेंट बनाएँगे, उसके अंदर आप मेमो ऑफ अपीयरेंस लिखिए, ठीक है? सिंपल रहेगा कि यू विल बी अपीयरिंग एंड फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन, ठीक है? योर अटेंडेंस में बी मार्क्ड। दिस वे यू कैन मेक। देन डॉक्यूमेंट्स, कोई एप्लीकेशन है आपकी जैसे कंडोनेशन ऑफ डिले की या फिर डॉक्यूमेंट्स इलेजिबल है, उसके एग्ज़ैम्पशन की, जो भी चीज़ आप डालना चाहते हैं एप्लीकेशन में, यहाँ से आप एप्लीकेशन, कौन से तरह की एप्लीकेशन है, वो आप जैसे कंडोनेशन ऑफ डिले, यहाँ पे एप्लीकेशन डालिए, दैट्स इट, ठीक है? हमारे केस में कोई एप्लीकेशन है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, ठीक है? एनेक्सर जितने भी हैं। तो अब यहाँ पे अ, एनेक्सर जो हैं, ये सारे एनेक्सर डॉक्यूमेंट्स हैं। एनेक्सर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास 20 एनेक्सर्स हैं, तो सारे इकट्ठे फाइल नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने उसको एनेक्सर सेपरेट भी कर लिए सारे एनेक्सर C1, C2, C3 टिल 26 थे मेरे पास, ठीक है? अब C1 है, इसको C1 के आगे भी आप लिखिए साथ में कि ये क्या चीज़ है, उससे क्या होगा आपको थोड़ा-सा जल्दी काम होगा आपका, ठीक है? वरना आप इंडेक्स में से देख सकते हैं, जैसे जो इंडेक्स है, इंडेक्स में देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल C22 है नेक्स्ट डिस्चार्ज कार्ड है, ये डेथ सर्टिफिकेट है, ये हेमाटोलॉजी रिपोर्ट है। तो ये सब आप चीज़ें वहाँ से आपको कॉपी करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू कॉपी ऑफ हेमाटोलॉजी रिपोर्ट इतना, देन गो टू इतना और यहाँ पे आपका जो भी है एनेक्सर, ये पूरा कॉपी करिए, आधा नहीं। ये पूरा कॉपी होगा और आपका एनेक्सर C20 ट्रू कॉपी ऑफ ये आपका इंडेक्स बन जाएगा इससे और यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब ये C22 नहीं होगा, C1 होगा, ठीक है? मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए समझाया है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये C1 है, ठीक है? C1 फॉर ठीक है? ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। ऐड एनेक्स्चर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो भी आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है वो और इंडेक्स में से जो भी आपका सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है? आप फाइल करते जाएँगे। एनेक्स्चर C2 फिर ये जो भी आपका एनेक्स्चर है, फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। सेकंड वे इज़ कि अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, तो यहाँ से क्लिक करिए, देन गो टू योर फाइल एनेक्सर्स, यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, नहीं चढ़ा। कई बार ऐसा होता है, सर्वर एरर है, सरकारी वेबसाइट है। दोबारा करेंगे, प्लीज़ एंटर द डॉक्यूमेंट नेम फर्स्ट। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट नेम फर्स्ट करना है, अच्छा। तो डॉक्यूमेंट नेम आपने डाला और
यहाँ से आपने एनेक्सर 3 आपने फाइल कर दिया। अब ये आप इंडेक्स में से उठाइए, ठीक है? इंडेक्स में से उठाते चले गए और डॉक्यूमेंट उठाते चले गए, आपका काम फटाफट होगा। जितने भी आपके एनेक्सर सब आप लगाते चले जाइए। ये सब चीज़ें फाइल हो गई आपकी। देन नेक्स्ट, फिर कौन से केस में कोर्ट में आपका फाइल होगा? तो मैंने पहले से कर दिया नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में फाइल होगा। ये सब कुछ ट्रू एंड करेक्ट है। मैं देखिए फाइनल सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता उसमें केस चले जाए। यहाँ से आप प्रीव्यू जाएँगे। प्रीव्यू किया, ये आप देखिए यहाँ पे आपको एक फाइलिंग रेफरेंस नंबर मिल गया। फाइलिंग रेफरेंस नंबर मिल गया, कितना क्लेम था, क्या था, ठीक है ना? कौन-सी डेट ऑफ कॉज़ ऑफ एक्शन सब कुछ, मोबाइल नंबर चला गया, नेम-वेम चला गया, सब कुछ चला गया। ठीक है, अपोज़िट पार्टी, यहाँ से आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिख गए। यहाँ से आप फाइनल सबमिट करेंगे। मैं नहीं करूँगा वरना कोर्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है? जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे, तो डैशबोर्ड पे जब आप आएँगे, तो यहाँ पे फाइल दिखाएगा, ठीक है? जैसे मैं एक और अकाउंट अपना मतलब दूसरा अकाउंट है ये, वो मैं एक बार खोल के आपको दिखाता हूँ। ये केस 1 फाइल, ये ड्राफ्ट इसलिए क्योंकि वो जो प्रॉब्लम आती है ना, बार-बार वो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे अगर आपका एरर आता है, तो आप उसमें फाइल मत करिए वरना आप बीच में फँस जाएँगे। ये पेंडिंग फॉर स्क्रूटिनी है, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। अब वो क्या करेगा, उसके लिए आपसे फिज़िकल फाइलिंग बुलाएगा। फिज़िकल फाइल लेकर आओ, उसको चेक कराओ कि जो ऑनलाइन फाइल है वो सही है कि नहीं। अब मेरा यहाँ पे पर्सनली ये मानना है कि ये तो पहले से भी बेकार सिस्टम हो गया। पहले ऑफ़लाइन फिज़िकल फाइलिंग थी। ऑनलाइन फाइलिंग का पर्पस ये है कि जाना ना पड़े, आना ना पड़े। ईज़ी करने के लिए है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब मैं ई-फाइल करता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में ई-फाइल करने के बाद प्रिंटिंग चार्जेज़ ले लेते हैं वो, और प्रिंटिंग आदि देने के बाद सब प्रिंट वही करेंगे, फाइल वही बनाएँगे। मुझे कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। बहुत ईज़ी हो गया काम। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझसे ई-फाइल करवाया, फिर फिज़िकल फाइल भी सेट बना के मैं लेके जाऊँ फाइल करूँ। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि ये ई-फाइल करने का मुझे लगता है पर्पस ही खत्म हो गया, अगर हमें लेके जाना पड़ रहा है फाइलिंग तो। आपकी इस पे क्या ओपिनियन बताइएगा मुझे कमेंट में। फिर आप अपोज़िट पार्टी है अगर, रिप्लाई में आप जाएँगे, जो भी आपका जो केस का फाइलिंग रेफरेंस नंबर है या फिर केस नंबर आपको मिल जाएगा बाद में, वो दे के सबमिट करेंगे और आप जो है इसमें अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। सेम फॉर द रिजॉइंडर बाय द कंप्लेनेंट, सब्सिक्वेंट सेम फॉर द सब्सिक्वेंट फाइलिंग। कोई भी मैं जैसे नंबर डालता हूँ इसमें केस का, 1 सेकंड, ये केस आ गया, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ से फाइल होगा। ठीक है? कौन-सा डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एफिडेविट ऑफ एविडेंस फाइल करना है, ठीक है? या फिर ओपीज़ है उनको फाइल करना है एफिडेविट ऑफ एविडेंस, तो वो यहाँ से फाइल होगा। तो ये करना बहुत सिंपल तो है, लेकिन आप क्या सोचते हैं करने कोई फ़ायदा मिला अपने को? क्योंकि हमने सब कुछ ई-फाइल किया, उसके बाद फाइल बना के फिर हमें सबमिट करने जाना पड़ा, तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑनलाइन? बट एनी हाउ मुझे लगता है एक सिस्टम बना है, ये सब चीज़ें भी चालू होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ टाइम पहले जो नेशनल कमीशन है उसके प्रिसाइडिंग मेंबर को बुला के पूछा था कि ऐसा क्यों है कि ई-फाइलिंग के बाद आप ऑफलाइन फाइलिंग करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है रिजल्ट जल्दी आएगा उसका भी। ऑनलाइन फाइलिंग जो हो रही है वो बंद होगी पूरी तरह से, हमें लेके जाना नहीं पड़ेगा। एनी हाउ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसमें ई-फाइलिंग में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।